नमस्कार। दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्वास व्यक्त किया, 18वीं लोकसभा देश को अगले दशक में ले जाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। प्रधानमंत्री ने सांसदों के लिए नवनिर्मित बहुमंजिला फ्लैटों का उद्घाटन करते हुए कहा, एनडीए सरकार के कार्यकाल में शुरू किए गए कई भवनों के निर्माण का काम समय सीमा से पहले पूरा किया गया। कोविड-19 से स्वस्थ होने की दर 93.68% हुई। उच्चतम न्यायालय ने दिल्ली, महाराष्ट्र, गुजरात और असम सरकार से कोविड-19 पर स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने को कहा। बिहार विधानसभा का 5 दिवसीय सत्र आज से शुरू। बंगाल की खाड़ी के दक्षिण और मध्य में बने कम दबाव के क्षेत्र के अगले 24 घंटों के दौरान और गहराने की आशंका। और लंदन में एटीपी फाइनल्स टूर्नामेंट में रूस के डेनियल मेदवेदेव ने ऑस्ट्रिया के डोमिनिक थिएम को हराकर खिताब जीता। दोपहर समाचार में अतहर सईद के साथ मैं कनकलता। कोविड महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। मास्क पहनें, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्वास व्यक्त किया है कि 18वीं लोकसभा देश को अगले दशक में ले जाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए नई दिल्ली में सांसदों के लिए नवनिर्मित बहुमंजिला फ्लैटों का उद्घाटन करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि 17वीं लोकसभा सत्र के दौरान ऐतिहासिक निर्णय लिए गए हैं। उन्होंने कहा कि 16वीं लोकसभा ने पहले के मुकाबले अधिक काम किया है। देश की संसद आज एक नए भारत के लिए कदम बढ़ा रही है, बहुत तेजी के साथ फैसले ले रही है। पिछली 16वीं लोकसभा ने पहले की तुलना में 15% ज्यादा बिल्स पास किए। 17वीं लोकसभा के पहले सत्र में तय समय से 135% काम हुआ। राज्यसभा ने भी 100% काम किया। ये परफॉर्मेंस पिछले 2 दशकों में सबसे ज्यादा है। श्री मोदी ने कहा कि एनडीए सरकार के कार्यकाल के दौरान शुरू किए गए कई भवनों के निर्माण का काम अपने निर्धारित समय से पहले ही पूरा किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि दशकों पुरानी समस्याओं का समाधान उसे टालने से नहीं किया जा सकता, बल्कि उनका मुकाबला करके और समाधान ढूंढकर किया जाता है। सांसदों के लिए पिछले साल नॉर्थ एवेन्यू के घर बनकर तैयार हुए थे और आज बीडी रोड पर भी ये 3 टावर आवंटन के लिए तैयार है। मेरी कामना है कि गंगा, यमुना और सरस्वती, इन 3 टावरों का संगम इसमें रहने वाले जनप्रतिनिधियों को हमेशा स्वस्थ रखे, कार्यरत रखे और संतोषी बनाए। श्री मोदी ने कहा कि दिल्ली में ऐसी कई परियोजनाएं हैं जो कई वर्षों से लंबित हैं। अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर का निर्माण उनकी सरकार द्वारा काफी लंबे इंतजार के बाद किया गया। जब अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी तो अटल जी के समय जिस अंबेडकर नेशनल मेमोरियल की चर्चा शुरू हुई थी, उसका निर्माण कितने साल लग गए। ये सरकार बनने के बाद ही इसका काम हुआ। 23 वर्षों के लंबे इंतजार के बाद डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर का निर्माण इसी सरकार में हुआ। श्री मोदी ने कहा कि केंद्रीय सूचना आयोग के नए भवन का निर्माण भी वर्तमान एनडीए सरकार के कार्यकाल में किया गया। प्रधानमंत्री ने बताया कि दिल्ली में इंडिया गेट के नजदीक समर स्मारक का निर्माण भी एनडीए सरकार द्वारा किया गया। देश में दशकों से वॉर मेमोरियल की बात हो रही थी। हमारे देश के वीर जवान लंबे अरसे से इसकी आशा कर रहे थे, मांग कर रहे थे। देश के वीर शहीदों की स्मृति में इंडिया गेट के पास वॉर मेमोरियल का निर्माण भी, उसे करने का भी सौभाग्य हमारी सरकार को मिला। श्री मोदी ने बताया कि कोविड महामारी के दौरान भी संसद का सत्र नए दिशा निर्देशों और विभिन्न एहतियाती उपायों के साथ आयोजित किया गया। कोरोना काल में अनेक प्रकार की सावधानियों के बीच नई व्यवस्थाओं के साथ
संसद का सत्र चला, पक्ष और विपक्ष के सभी साथियों ने एक एक पल का सदुपयोग किया। दोनों सदनों द्वारा बारी बारी से काम करना हो या फिर शनिवार और रविवार को भी कार्यवाही करना, हर किसी ने सहयोग किया, सभी दलों ने सहयोग किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि लोकसभा की कार्यक्षमता में वृद्धि हुई है क्योंकि देश परिवर्तन के लिए नई दिशा में बढ़ना चाहता है। उन्होंने ये भी कहा कि पहली बार निर्वाचित 300 से भी ज्यादा संसद सदस्यों ने इस सत्र में भाग लिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि सभी सांसदों ने संसद के कार्य निष्पादन और प्रक्रिया दोनों का ध्यान रखा, जिससे इस दिशा में नए मानक स्थापित हुए। उन्होंने सदन की कार्यवाही को बेहतर ढंग से चलाने के लिए लोकसभा अध्यक्ष की प्रशंसा की। हमारे संवाददाता ने बताया कि विशंबर दत्त मार्ग पर बने इन फ्लैटों के निर्माण में निर्धारित लागत से 14% कम की राशि खर्च की गई है। 80 वर्ष से अधिक पुराने 8 बंगलों के स्थान पर 76 फ्लैटों का निर्माण किया गया है। कोरोना महामारी के दुष्प्रभाव के बावजूद इन फ्लैटों का निर्माण निर्धारित समय सीमा के भीतर किया गया है। इन फ्लैटों का निर्माण हरित निर्माण तकनीक पर आधारित है, जिनमें ढहाई गई इमारतों से निकाले गए मलबे से निर्मित ईंटों का इस्तेमाल किया गया है। ऊर्जा की बचत करने वाली LED लाइट फिटिंग, लाइट कंट्रोल करने के लिए सेंसर, कम बिजली खपत सुनिश्चित करने वाले VRV सिस्टम से लैस एयर कंडीशनर, पानी की बचत करने वाली कम बहाव वाली टोंटियां, वर्षा जल संचयन व्यवस्था और इमारतों की छतों पर सौर संयंत्र लगाए गए हैं। अनुपम मिश्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से श्रीराम शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार को लखनऊ विश्वविद्यालय के शताब्दी समारोह में भाग लेंगे। इस अवसर पर वे विश्वविद्यालय के 100 साल के स्मारक सिक्के का अनावरण करने के साथ साथ विशेष स्मारक डाक टिकट जारी करेंगे। समारोह में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, उत्तर प्रदेश के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी उपस्थित रहेंगे। 1920 में लखनऊ विश्वविद्यालय की स्थापना गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और भारतीय मूल्यों को बढ़ावा देने तथा समाज और मानवता की सेवा करने के उद्देश्य से की गई थी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो खुद से वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। ये आकाशवाणी है। देश ने कोविड-19 के विरुद्ध संघर्ष में एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। 85 लाख से अधिक लोगों के ठीक होने के साथ ही स्वस्थ होने की दर 93.68% हो गई है। अब तक 85,62,000 रोगी स्वस्थ हुए हैं, जो संक्रमित लोगों की संख्या से लगभग 20 गुना अधिक है। पिछले 24 घंटों के दौरान 41,000 से अधिक रोगी ठीक हुए और लगभग 44,000 नए रोगियों की पुष्टि की गई है। इस समय देश में संक्रमित लोगों की संख्या 5% से भी कम रह गई है। वर्तमान में देश में 4,43,486 लोगों का इलाज चल रहा है, जो संक्रमित लोगों की कुल संख्या का 4.85% है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि 26 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में संक्रमण के 20,000 से भी कम मामले हैं। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा केंद्र सरकार के मानक उपचार प्रोटोकॉल का पालन होने, डॉक्टरों, पैरामेडिकल स्टाफ तथा अग्रिम पंक्ति में काम करने वाले कार्यकर्ताओं के समर्पण और प्रतिबद्धता के कारण स्वस्थ होने की दर में सुधार हुआ है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि मृत्यु दर में भी कमी आई है। मृत्यु दर 1.46% रह गई है। मंत्रालय ने यह भी बताया कि पिछले 24 घंटों के दौरान 511 लोगों की मृत्यु हुई है। देश में पिछले 24 घंटों के दौरान लगभग 8,50,000 नमूनों की जांच की गई है। इसके साथ ही जांच आंकड़ा बढ़कर 13 करोड़ 26 लाख के आसपास हो गया है। केंद्र सरकार और भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ने संगठित रूप से जांच क्षमता बढ़ाई है। भारत में प्रतिदिन जांच क्षमता 15 लाख हो गई है। कोविड-19 के शुरुआती दिनों में इस वर्ष जनवरी में पुणे में केवल एक जांच केंद्र राष्ट्रीय इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी था। आज देश में 2,119 जांच केंद्र हैं, जिसमें 164 सरकारी और 965 निजी क्षेत्र में हैं।
दिल्ली में पहली बार आरटी-पीसीआर जांच की संख्या रैपिड एंटीजन टेस्ट से अधिक कर दी गई है। गृहमंत्री अमित शाह ने दिल्ली में कोविड के लगातार बढ़ते मामलों को नियंत्रित करने के लिए चिकित्सा के बुनियादी ढांचे को सशक्त करने की रणनीति का पालन करने का निर्देश दिया है। डीआरडीओ अस्पताल में स्थापित 250 वेंटिलेटर भी काम में लाए जा रहे हैं। दिल्ली में घर घर सर्वेक्षण भी शुरू किया गया है और इस महीने की 20 तारीख तक 3,70,000 से अधिक लोगों का सर्वेक्षण किया जा चुका है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कोविड-19 की दूसरी लहर की तुलना सुनामी से करते हुए लोगों से महामारी के खिलाफ संघर्ष में ढिलाई नहीं बरतने की अपील की है। कल सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को संबोधित करते हुए उन्होंने ये बात कही। हमारे संवाददाता ने बताया है कि महाराष्ट्र सरकार ने इस महीने की 16 तारीख से राज्य के सभी धार्मिक स्थलों को खोलने की अनुमति दे दी है। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा कि यह आशंका है कि दूसरी और तीसरी लहर सुनामी की तरह है। उन्होंने कहा, भले ही महाराष्ट्र में स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तरह से तैयार है, फिर भी उन्होंने सवाल किया कि इस पर कितना बोझ डालना उचित होगा। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य व्यवस्था को सहयोग करना सबकी जिम्मेदारी है। उन्होंने लोगों को आगाह किया कि कोविड का खतरा अभी टला नहीं है, इसलिए लोगों को इस महीने की 26 तारीख को कार्तिकी एकादशी पर मंदिरों में भीड़ नहीं करनी चाहिए। अगर भीड़ बढ़ती है तो कोविड के मामले भी बढ़ेंगे। सीएम ने कहा कि जब तक टीका नहीं आता तब तक लोगों को मास्क पहनना, शारीरिक दूरी बनाए रखना और नियमित रूप से हाथ धोना होगा। कुणाल शिंदे, आकाशवाणी समाचार, मुंबई। केंद्र शासित प्रदेश पुद्दुचेरी में कोविड-19 के संक्रमित मामलों की संख्या घटकर 527 रह गई है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी कोविड-19 की स्थिति रिपोर्ट के अनुसार आज 27 नए मामले सामने आए, जिनमें पुद्दुचेरी से 25 और कराईकल तथा माहे क्षेत्र से एक रोगी है। इस केंद्र शासित प्रदेश के सभी 4 क्षेत्रों में कोविड से किसी की मौत की सूचना नहीं है। फिलहाल अस्पतालों में 217 रोगियों का उपचार किया जा रहा है और 310 मरीज घर पर ही अपना इलाज करा रहे हैं। यहाँ ठीक होने की दर 96.91% है। पुद्दुचेरी से चंद्रमोहन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से निखिल कुमार। त्रिपुरा में कोविड से स्वस्थ होने की दर 96.46% हो गई है। अब तक 31,246 मरीज इस संक्रमण से ठीक हो चुके हैं। राज्य में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 48 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 90 लोग स्वस्थ हुए हैं। कल 3 और लोगों की मृत्यु होने से राज्य में कोविड से मरने वालों की कुल संख्या 366 हो गई है। राज्य स्वास्थ्य विभाग के बुलेटिन के अनुसार कोविड महामारी से अब तक कुल 32,415 लोग संक्रमित हुए हैं। उनमें से 777 लोगों का राज्य के विभिन्न अस्पतालों में इलाज चल रहा है। मिजोरम में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 13 नए मामलों की पुष्टि हुई है और 13 रोगियों को इलाज के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। इसके साथ ही राज्य में कोविड-19 के मामलों की कुल संख्या बढ़कर 3,660 हो गई है। राज्य के स्वास्थ्य विभाग के अनुसार स्वस्थ होने की दर 86.92% तक पहुंच गई है। प्रदेश में अब तक 3,192 लोग संक्रमण से ठीक हो चुके हैं, जबकि 463 लोगों का अस्पतालों में इलाज चल रहा है। गुजरात में अहमदाबाद शहर में पिछले 24 घंटों के दौरान कोविड से 8 लोगों की मौत हो गई। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ये संख्या पिछले 5 महीनों में सबसे ज्यादा है। अहमदाबाद शहर में कोविड-19 के मामलों में इजाफे के बाद मरीजों के मृत्यु में बढ़ोतरी भी राज्य के स्वास्थ्य विभाग के लिए चिंता का कारण है। अहमदाबाद में पिछले 2 दिनों में लगातार संक्रमण के 300 से अधिक नए मामले दर्ज किए गए हैं, जिसके कारण ज्यादा वायरल लोड और कोमोर्बिडिटी वाले मरीजों की संख्या भी बढ़ी है। शहर में हाल ही में शनिवार और रविवार को 2 दिन का कर्फ्यू लगाया गया था। तब यह जरूरी बन गया है कि लोग अनिवार्य मास्क, सामाजिक दूरी और बार बार हाथ धोने के नियमों का भी कड़ाई से पालन करें। अहमदाबाद, सूरत, वडोदरा और राजकोट में आज से रोजाना रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक का कर्फ्यू रहेगा। तब दिन के समय भी लोगों को मास्क पहनने और भीड़ से दूर रहने के लिए कहा गया है। इस बीच प्रदेश भाजपा द्वारा राज्य के सभी कार्यक्रमों का आयोजन रद्द करने की घोषणा की गई है। योगेश पंड्या, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद। उच्चतम न्यायालय ने दिल्ली, महाराष्ट्र, गुजरात और असम की सरकारों से पूछा है कि वे अपने अपने राज्यों में कोविड-19 की वर्तमान स्थिति और आने वाले महीनों में बढ़ते संक्रमण से निपटने के लिए क्या तैयारियां कर रही हैं। न्यायमूर्ति अशोक भूषण की अध्यक्षता वाली पीठ ने इन राज्यों में कोविड-19 की बिगड़ती स्थिति के लिए राज्य सरकारों को फटकार लगाते हुए उनके द्वारा इस मामले में उठाए गए कदमों तथा भविष्य में किए जाने वाले उपायों की विस्तार से रिपोर्ट न्यायालय में पेश करने को भी कहा। न्यायालय ने दिल्ली, महाराष्ट्र और गुजरात में कोरोना के बढ़ते मामलों पर चिंता जताई। न्यायमूर्ति अशोक भूषण ने विशेष रूप से राष्ट्रीय राजधानी में पिछले 2 सप्ताह में कोविड-19 की स्थिति बिगड़ने पर चिंता व्यक्त की।
मामले की अगली सुनवाई शुक्रवार को होगी। असम के गोलाघाट जिले में कोविड महामारी के दौरान मनरेगा के तहत बड़ी संख्या में प्रवासी मजदूरों को काम दिया गया। जिला क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण के परियोजना निदेशक ने हमारे संवाददाता से बातचीत में बताया कि लॉकडाउन के दौरान देश के विभिन्न भागों से लौटे 700 से भी ज्यादा मजदूरों को इस योजना का लाभ दिया गया है। उन्होंने बताया कि इस योजना के तहत वर्तमान वित्त वर्ष में जिले में करीब 1,89,000 जॉब कार्ड जारी किए गए। परियोजना निदेशक ने बताया कि गोलाघाट जिले में मनरेगा के अंतर्गत 2,400 से भी अधिक योजनाओं को मंजूरी दी गई। इसके तहत बागवानी, साफ सफाई सहित कई अन्य गतिविधियां चलाई जाएंगी। मेघालय में प्रतिवर्ष आयोजित होने वाले इंडिया इंटरनेशनल चेरी ब्लॉसम महोत्सव को कोविड-19 महामारी के कारण रद्द कर दिया गया है। भारत के एकमात्र चेरी ब्लॉसम महोत्सव को मेघालय की राजधानी शिलांग में आयोजित किया जाता है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस बार चेरी ब्लॉसम महोत्सव को मेघालय के लोग वर्चुअल माध्यम से मनाएंगे। राज्य सरकार हर साल पर्यटकों को आकर्षित करने के उद्देश्य से शिलांग में चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल का आयोजन करती थी, जिसमें फिटनेस, फैशन शो, गीत संगीत और अन्य मनोरंजक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता था। इस बार कोरोना महामारी के कारण फेस्टिवल का आयोजन नहीं किया जा रहा है, लेकिन स्थानीय पर्यटक प्रकृति के उत्सव का आनंद 2 गज की दूरी और मास्क पहनकर भी उठा रहे हैं। सभी को उम्मीद है कि अगर सब कुछ सामान्य रहा तो वे अगले साल चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल और ज्यादा उत्साह के साथ मनाएंगे। आकाशवाणी समाचार के लिए शिलांग से मैं समीर वर्मा। सरकार ने सोशल मीडिया पर चल रही उस खबर का खंडन किया है जिसमें कहा गया है कि इस साल 1 दिसंबर के बाद कोविड-19 स्पेशल सहित सभी रेलगाड़ियों का संचालन बंद हो जाएगा। रेल मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि उसने अभी किसी भी रेलगाड़ी के संचालन को बंद करने का कोई फैसला नहीं किया है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज अपने फोन इन कार्यक्रम में हिंदी और अंग्रेजी में कोविड-19 पर विशेष परिचर्चा प्रसारित करेगा। ये कार्यक्रम आज रात 9:30 बजे से FM गोल्ड और अतिरिक्त मीटरों पर सुना जा सकता है। नई दिल्ली स्थित लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज के मेडिसिन विभाग के प्रोफेसर डॉ घनश्याम पांगटे इस चर्चा में भाग लेंगे। श्रोता हमारे टोल फ्री नंबर 1800-115767 पर फोन करके विशेषज्ञ से सीधे सवाल पूछ सकते हैं। इसके अलावा लैंडलाइन नंबर 0112331444 पर भी सवाल पूछे जा सकते हैं। ये कार्यक्रम हमारी वेबसाइट newsonair.com और हमारे YouTube चैनल न्यूज ऑन एआईआर ऑफिशियल पर भी उपलब्ध रहेगा। मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर से भी अपडेट लिए जा सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्वास व्यक्त किया 18वीं लोकसभा देश को अगले दशक में ले जाने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। प्रधानमंत्री ने सांसदों के लिए नवनिर्मित बहुमंजिला फ्लैटों का उद्घाटन करते हुए कहा, एनडीए सरकार के कार्यकाल में शुरू किए गए कई भवनों के निर्माण का काम समय सीमा से पहले पूरा किया गया। कोविड-19 से स्वस्थ होने की दर 93.68% हुई। उच्चतम न्यायालय ने दिल्ली, महाराष्ट्र, गुजरात और असम सरकार से कोविड-19 पर स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने को कहा। बिहार विधानसभा का 5 दिवसीय सत्र आज से शुरू। बंगाल की खाड़ी के दक्षिण मध्य में बने कम दबाव के क्षेत्र के अगले 24 घंटों के दौरान और गहराने की आशंका। और लंदन में एटीपी फाइनल्स टूर्नामेंट में रूस के डेनियल मेदवेदेव ने ऑस्ट्रिया के डोमिनिक थियम को हराकर खिताब जीता। बिहार विधानसभा का 5 दिवसीय सत्र आज से शुरू हो गया है। ये 27 नवंबर तक चलेगा। राज्य में विधानसभा चुनाव के बाद ये पहला सत्र होगा। महामारी को देखते हुए सभी नवनिर्वाचित विधायकों की कोविड जांच की जाएगी। सत्र के दौरान सभी के लिए मास्क पहनना अनिवार्य होगा। प्रोटेम स्पीकर जीतन राम मांझी ने सदस्यों से सत्र के दौरान सुरक्षित दूरी बनाए रखने के निर्देश दिए हैं। प्रोटेम स्पीकर आज और कल सभी 243 नवनिर्वाचित सदस्यों को सदन की सदस्यता की शपथ दिलाएंगे। नए विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव 25 नवंबर को किया जाएगा। 26 नवंबर को राज्यपाल फागू चौहान राज्य विधानमंडल के संयुक्त सत्र को संबोधित करेंगे। नई विधानसभा में एनडीए के 125 सदस्य हैं। एक निर्दलीय विधायक ने भी सत्ताधारी गठबंधन को अपना समर्थन दिया है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के लिए राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत गठित स्वयं सहायता समूहों के सदस्यों को 150 करोड़ रुपए के ऋण का वितरण करेंगे। और ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अपर मुख्य सचिव मनोज श्रीवास्तव ने बताया कि मध्य प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में निवासरत निर्धन परिवारों की महिला सदस्यों को स्व सहायता समूहों से जोड़कर उनका सामाजिक एवं आर्थिक सशक्तिकरण किया जा रहा है। मध्य प्रदेश में 20 सितंबर को भी 150 करोड़ रुपए बैंक ऋण के रूप में समूहों को वितरित किए गए थे। मध्य प्रदेश में समूहों को वार्षिक बैंक ऋण वितरण का लक्ष्य बढ़ाकर 1400 करोड़ रुपए किया गया है। अब तक आजीविका मिशन के माध्यम से 33 लाख से अधिक ग्रामीण निर्धन परिवारों को 3 लाख से अधिक स्व सहायता समूहों से जोड़कर 1865 करोड़ रुपए बैंक ऋण के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान की गई है। संजीव शर्मा, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि भारत का विदेशी मुद्रा भंडार अब तक के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया है। उन्होंने एक ट्वीट में कहा कि भारत का विदेशी मुद्रा भंडार पिछले 6 वर्ष के दौरान लगभग दोगुना होकर $572 अरब हो गया है। उन्होंने कहा कि पूरा विश्व नए भारत को सम्मान और विश्वास की नजर से देख रहा है। छत्तीसगढ़ में आत्मसमर्पण कर चुके कई माओवादी वामपंथी उग्रवाद की समस्या को समाप्त करने के लिए सरकार के प्रयासों में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। हाल ही में जगदलपुर में हुए एक दीक्षांत समारोह में 200 से अधिक युवा प्रशिक्षण के बाद कांस्टेबल बने। बस्तर रेंज के पुलिस महानिरीक्षक सुंदर राज पी ने बताया कि समर्पण कर चुके माओवादी जनजातीय बस्तर क्षेत्र में पुलिस बल में शामिल हुए हैं और वामपंथी उग्रवाद को नियंत्रित करने में पुलिस की बहुत सहायता कर रहे हैं। आत्मसमर्पित नक्सलियों को शासन की पुनर्वास नियम के तहत आर्थिक सहायता से लेकर अन्य सभी प्रकार की सुविधा उपलब्ध की जा रही है। अब तक छत्तीसगढ़ राज्य में 4000 से अधिक माओवादी कैडर्स आत्मसमर्पण किया। इनमें से अनेक माओवादी कैडर्स पुलिस बल में भी शामिल होकर नक्सल विरोधी अभियान में काफी अहम भूमिका निभा रहा है। हमें पूरा विश्वास है आने वाले समय में इन आत्मसमर्पित माओवादियों की कार्रवाई के माध्यम से क्षेत्र में नक्सल विरोधी अभियान में हमको अच्छा सफलता प्राप्त होने के साथ साथ इलाके में विकास कार्य को तेजी से आगे बढ़ाने में भी काफी मदद प्राप्त होगा। जम्मू कश्मीर के पुलिस महानिदेशक दिलबाग सिंह ने कहा है कि सीमा सुरक्षा बल ने सामा जिले में अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास 10 फुट गहरी सुरंग का पता लगाया है। माना जा रहा है कि 19 नवंबर को नगरोटा के बंटोल प्लाजा में मुठभेड़ में मारे गए जैश-ए-मोहम्मद के 4 आतंकी इसी सुरंग से आए थे। उन्होंने बताया कि विभिन्न पहलुओं की जांच के बाद सुरक्षा एजेंसियां इस नतीजे पर पहुंची हैं कि नगरोटा मुठभेड़ में मारे गए जैश-ए-मोहम्मद के 4 आतंकवादियों ने सामा जिले से घुसपैठ की थी। उन्होंने कहा कि अशांति फैलाने के लिए पाकिस्तान जैश-ए-मोहम्मद और लश्कर-ए-तैयबा के आतंकवादियों को भारत भेजने के लिए नए नए हथकंडे अपना रहा है और युवाओं को भी इसमें शामिल किया जा रहा है। जम्मू कश्मीर में गांदरबल के उपायुक्त शफकत इकबाल ने कल जिले में अवैध खनन पर रोक लगाने के लिए उठाए गए कदमों की संबद्ध विभागों के साथ चर्चा की। श्री इकबाल ने संबद्ध विभागों के अधिकारियों का संयुक्त दल गठित करने और सिंध और अन्य नदियों से अवैध खनन रोकने के लिए व्यापक रणनीति बनाने को कहा। उन्होंने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को अवैध खनन में लगी मशीनों और वाहनों को जब्त करने तथा दोषियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने सेवानिवृत्त मेजर जनरल आरएन छिब्बर के निधन पर शोक व्यक्त किया है। श्री छिब्बर का 1962 के भारत चीन युद्ध और 1965 तथा 1971 के भारत पाक युद्धों में विशेष योगदान रहा है। उन्हें विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया गया था। श्री सिन्हा ने कहा कि राष्ट्र की अखंडता के लिए उनके योगदान को हमेशा याद रखा जाएगा। मुंबई की एक अदालत ने कॉमेडियन भारती सिंह और उसके पति हर्ष लिम्बाचिया को 4 दिसंबर तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। इनके घर से गांजा जब्त होने के बाद मादक पदार्थ नियंत्रण ब्यूरो ने दोनों को गिरफ्तार किया था। अदालत आज इनकी जमानत अर्जी पर सुनवाई करेगी। ब्यूरो ने अदालत को बताया कि भारती सिंह और उसके पति ने गांजा सेवन करना स्वीकार किया है। बंगाल की खाड़ी में दक्षिण पश्चिम और उसके आसपास के क्षेत्रों में हवा का कम दबाव बना हुआ है, जो उत्तर पश्चिम की तरफ 25 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से बढ़ रहा है। मौसम विभाग के अनुसार आज 8:30 बजे ये चेन्नई से 590 किलोमीटर दक्षिण पूर्व और पुद्दुचेरी से 550 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में स्थित है। ये अगले 24 घंटों में चक्रवात में बदल सकता है और बुधवार को दोपहर बाद कराईकल और चेन्नई के पास मामल्लापुरम को पार कर जाएगा। मौसम विभाग के अधिकारियों ने बताया है कि भयंकर चक्रवात नहीं बदलेगा। इस दौरान भूस्खलन और 100 से 120 किलोमीटर की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं। हिमाचल प्रदेश में बुधवार से तेज वर्षा और हिमपात की चेतावनी जारी की गई है। राज्य मौसम विभाग ने कहा है कि मध्य पर्वतीय इलाके के कुछ क्षेत्रों में तेज बारिश और ऊंचे पर्वतीय इलाकों में बर्फबारी की संभावना है।
इस बीच राज्य के कई जिलों में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। लाहौल स्पीति जिले के केलांग में तापमान 0 से 6.4 और किन्नौर जिले के कल्पा में 0 से 2.6 डिग्री सेल्सियस नीचे चला गया है। कुल्लू जिले के मनाली में 0.2 डिग्री सेल्सियस, जबकि कुफरी और डलहौजी जिले में तापमान 3.6 और 3.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। शिमला में तापमान 5.1 डिग्री सेल्सियस से नीचे दर्ज किया गया है। राज्य में सबसे अधिक तापमान 23.2 डिग्री सेल्सियस ऊना जिले में रिकॉर्ड किया गया है। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के करगिल जिले में ताजा बर्फबारी के कारण सड़कों पर फिसलन हो गई है। राष्ट्रीय राजमार्ग 1D पर यातायात रोक दिया गया है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख के मौसम विभाग ने 24 और 25 तारीख को बर्फबारी की संभावना व्यक्त की है। इस बीच जोजिला के पास राष्ट्रीय राजमार्ग 1D पर तेज बर्फबारी के कारण करगिल श्रीनगर मार्ग बंद कर दिया गया है और करगिल जांस्कर राष्ट्रीय राजमार्ग भी बंद कर दिया गया है। और अब एक नजर आज के मौसम पर। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में नवंबर के महीने में आज का दिन 2003 के बाद सबसे कम तापमान दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने कहा है कि दिल्ली में न्यूनतम तापमान 6.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 5 डिग्री कम है। नवंबर 2003 में न्यूनतम तापमान 6.1 डिग्री रिकॉर्ड किया गया था। ताजा पश्चिमी विक्षोभ के कारण आने वाले 4 से 5 दिनों में न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक की बढ़ोतरी होने का अनुमान है। मुंबई में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। न्यूनतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। चेन्नई में आमतौर पर हल्की बारिश या बूंदाबांदी के साथ बादल छाए रहेंगे। तापमान 24 से 31 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। कोलकाता में आसमान साफ रहने की संभावना है। न्यूनतम तापमान 17 डिग्री और अधिकतम 28 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने के आसार हैं। श्रीनगर में आमतौर पर मध्यम बारिश के साथ आसमान में बादल छाए रहने की संभावना है। न्यूनतम तापमान 1 डिग्री सेल्सियस जबकि अधिकतम तापमान 6 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। जम्मू में आमतौर पर हल्की बारिश के साथ आसमान में बादल छाए रहेंगे। न्यूनतम तापमान 12 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि अधिकतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने के आसार हैं। लेह में आमतौर पर हल्की बारिश के साथ आसमान में बादल छाए रहेंगे। न्यूनतम तापमान 0 से 8 डिग्री सेल्सियस के नीचे दर्ज किया गया। गिलगित में हल्की बर्फबारी होने की संभावना है और तापमान 0 से 2 डिग्री सेल्सियस से कम और अधिकतम 8 डिग्री सेल्सियस रहेगा। मुजफ्फराबाद में आमतौर पर हल्की बारिश के साथ आसमान में बादल छाए रहने की संभावना है। न्यूनतम तापमान 4 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 14 डिग्री सेल्सियस बने रहने के आसार हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। टेनिस में रूस के डेनिल मेदवेदेव ने एटीपी टूर फाइनल्स का खिताब जीत लिया है। लंदन में कल रात मेदवेदेव ने ऑस्ट्रिया के डोमिनिक थियम को रोमांचक मुकाबले में 4-6, 7-6, 6-4 से हराया। मेदवेदेव के टेनिस करियर का ये सबसे बड़ा खिताब है, जबकि थियम को लगातार दूसरे वर्ष फाइनल मुकाबले में हार का सामना करना पड़ा है। पुरुष डबल्स के फाइनल में नीदरलैंड्स के वेस्ले कूलहाफ और क्रोएशिया के निकोला मैक्टिक की जोड़ी ने ऑस्ट्रिया के जर्गेन मेल्जर और फ्रांस के एडवर्ड रॉजर वेस्लिन की जोड़ी को 6-2, 3-6, 10-5 से हराया। कूलहाफ और मैक्टिक की जोड़ी का ये पहला खिताब है। विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला इस महीने की 26 तारीख को नेपाल के दौरे पर जाएंगे। विदेश सचिव का कार्यभार संभालने के बाद नेपाल का उनका ये पहला दौरा होगा। अपनी 2 दिवसीय यात्रा के दौरान वे नेपाल के विदेश सचिव और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बहुपक्षीय और आपसी सहयोग के मुद्दों पर बातचीत करेंगे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्वास व्यक्त किया 18वीं लोकसभा देश को अगले दशक में ले जाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। प्रधानमंत्री ने सांसदों के लिए नवनिर्मित बहुमंजिला फ्लैटों का उद्घाटन करते हुए कहा, एनडीए सरकार के कार्यकाल में शुरू किए गए कई भवनों के निर्माण का काम समय सीमा से पहले पूरा किया गया। कोविड-19 से स्वस्थ होने की दर 93.68% हुई। उच्चतम न्यायालय ने दिल्ली, महाराष्ट्र, गुजरात और असम सरकार से कोविड-19 पर स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने को कहा। बिहार विधानसभा का 5 दिवसीय सत्र आज से शुरू। बंगाल की खाड़ी के दक्षिण और मध्य में बने कम दबाव के क्षेत्र के अगले 24 घंटों के दौरान और गहराने की आशंका।
तथा लंदन में एटीपी फाइनल्स टूर्नामेंट में रूस के डेनियल मेदवेदेव ने ऑस्ट्रिया के डोमिनिक थिएम को हराकर खिताब जीता। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।